सवाल है। से अपना पहला प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल का जैसे ही फ्लो बनेगा तो हम फिर स्टेप टू स्टेप आगे चलते जाएंगे, पर अब बिल्कुल भी हमने ब्रेक नहीं लेना। अंदर दरमियान में एक कुछ लेक्चर्स आपके ऐसे हैं थ्योरिकल, मैंने ना कोई जो है ना कुछ चीजें ऐसी की कोर्सेज टू कोर्सेज पर्सन को समझ आती है कि स्टूडेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। हमारा ये होता है कि हम 4 महीने बच्चे वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में बनाते हो आप लोग। फिर वो एक तो थी यूनिवर्सिटी वाली कोई 50-60 पेज, वो नहीं, 2 से 3 पेज की डॉक्यूमेंटेशन मैं बनाना सिखाता हूँ, आप लोग बनाते हो डॉक्यूमेंटेशन। और फिर उसके ऑलमोस्ट कोई 1 महीने के अंदर अंदर आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हो, तो इस तरह आपके 6 महीने जो है ना वो कवर हो जाते हैं। जिनका 2.5 मंथ वाला होता है वो 2.5 मंथ्स कवर हो जाते हैं। लेकिन अब सीन ये है कि मेरे माइंड में एक दो चीजें चल रही थी, जैसे कि हम ये जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है ये हम पहले करें, क्योंकि मैंने बड़े ऐसे 3-4 बैचेस में मैंने पहले किया था, रिसेंटली मैंने फिर बाद में किया। लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिकली इतना अच्छा हो गया कि उनको ना थ्योरिकली काम करना ही नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं जी हमसे नहीं लिखा जाता या हमसे नहीं पढ़ाया जाता, फिर भी काम वो खैर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं। तो आपके कुछ लेक्चर इस तरह के थ्योरिकली भी होंगे जिसमें आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है, जैसे थीसिस बनाते हैं उसी तरह आप लोगों ने ये काम करना होगा। तो खैर हम आज से प्रैक्टिकल वर्किंग करते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला स्टार्टअप है वो है जी HTML। HTML पे नॉर्मली इंस्टीट्यूट या वैसे ही जो हमने बनाया हुआ है स्केड्यूल, उसके अंदर हम 10 दिन लगाने होते हैं, लेकिन मैं 10 दिन नहीं लगाता, मैं 2 से 3 दिन लगाता हूँ ओनली, बल्कि नॉर्मली 2 डेज ही लगाता हूँ। 10 डेज इस वजह से नहीं लगाता, जो हमारे दूसरे टीचर्स हैं वो 10 डेज भी लगाते हैं स्टूडेंट्स पे, वो अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं। मेरी कोशिश होती है कि छोटी चीज़ों से टाइम बचाकर बड़ी चीज़ों पर लगाया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले हमने HTML पढ़नी, आपके 72 लेक्चर्स बनते हैं टोटल, फिर हमने CSS के साथ आना है, फिर हमने जावास्क्रिप्ट पे आना है, फिर हमने jQuery पे आना है। अब ये दो चीजें वो चीजें हैं जो टाइम टेकिंग है, तो हम अपने क्या करेंगे, हम इन दोनों में से टाइम बचाएंगे। जहां 10 दिन इस पे लगाए थे हम 2 दिन इस पे लगाएंगे और बाकी के 8 दिन हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, हमारी ये चीजें भी साथ साथ कवर हो जाएगी, क्योंकि आपको HTML CSS के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट jQuery के लेक्चर नहीं मिलेंगे कहीं गूगल पे या यूट्यूब पे, फजूल फजूल से उन्होंने रिकॉर्डेड फेंकी होती हैं। और उसके अलावा इसके बाद हमने वर्डप्रेस करना होता है, एक छोटा सा ये मोजेंटो करना होता है। और इस दफ़ा भी हम डिसाइड करेंगे, मेरे जहन में है कि हम वर्डप्रेस की जगह मोजेंटो करें। देखो भी हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। वर्डप्रेस जैसा ही होता है ये, आपने वर्डप्रेस पढ़ा है ना, मोजेंटो वर्डप्रेस जैसा ही होता है। बड़ा बेहतरीन टूल है।
जैसे वर्डप्रेस शुरू हुआ था ब्लॉग वेबसाइट बनाने के लिए मोस्टली, लेकिन उस पर ई कॉमर्स भी आ गई। इसी तरह जो मोजेंटो है ना, ये जस्ट ई कॉमर्स के लिए शुरू हुआ, इसमें है ही ई कॉमर्स, और वर्डप्रेस से अच्छी वेबसाइट बनती है, वर्डप्रेस से अच्छी वेबसाइट बनती है। वर्डप्रेस की ई कॉमर्स वेबसाइट से अच्छी वेबसाइट बनती है। हम देखेंगे कि हमने ये पढ़ना ही है वो पढ़ना है। वर्किंग ज़्यादा वर्डप्रेस की है, लेकिन मोजेंटो भी एक अच्छी चीज़ है, आने वाले दौर में इसकी वर्किंग होगी। उसके बाद PHP एंड MySQL है, फिर उसके बाद लारावेल पर आ जाना है। अब अगर किसी कंपनी में जाके कोई बंदा ये कहता ना कि आई एम लारावेल डेवलपर, तो उसका मतलब ये नहीं है उसको खाली लारावेल आती है, वो इस वाले टेन्योर से गुजर चुका है, फिर जाके वो लारावेल पर, ठीक है ना। अगर आप इसके बाद अगर कोई पर्सन कहता है कि मुझे लाइव वायर आती है, तो वो लाइव वायर उसको डायरेक्टली नहीं आएगी। अगर कहता है कि आई एम लाइव वायर डेवलपर, इसका क्या मतलब है कि ये सारा टेन्योर में वो है, पूरा एक्सपर्ट है। फिर उसके बाद हमने मीन स्टैक पढ़ना है एंड मंथ स्टैक पढ़ना है। अच्छा, अब ये जो ये टोटल टेन्योर है ना, इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं कि यहाँ तक जो काम है हमारा वो 2.5 मंथ्स का है। और यहाँ आके बच्चे चूज करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ना है, क्योंकि 3-4 ऑप्शंस मैंने आगे रखी होती हैं उनके। तो यहाँ पर भी काम 2.5 मंथ्स का है, और ये जो नीचे वाला है ये भी 2.5 मंथ्स का है। लेकिन टेक्निकली ये टाइम ज़्यादा बन जाता है आपके कोर्स के हिसाब से। फिर इसका एक हल निकाला होता है मैंने। बेसिकली जब ये पार्ट इतना हो जाता है, तो इस सेक्शन का 2.5 मंथ यहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि PHP एंड MySQL आएगी तो ही लारावेल आएगी, अदरवाइज लारावेल नहीं आएगी कभी। अगर नीचे चले जाओ तो लारावेल हमने विद एंगुलर जेएस और रिएक्ट जेएस, हमने इन दोनों का साथ पढ़नी होती है। तो जब इनका 2 मंथ पूरा होता है तो 2.5 मंथ में हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि MongoDB, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस। अब बाजू का स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने एंगुलर नहीं पढ़नी, हमें आप बस रिएक्ट जेएस पढ़ा दें। तो बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमने रिएक्ट नहीं पढ़नी, हमें जस्ट एंगुलर पढ़ा दे और उसकी जगह ये पढ़ा दे। क्योंकि जो चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, बच्चों की अपनी रिसर्च भी होती है, वो उस पर कायम रह लेते हैं। तो खैर हमने 2.5 मंथ में हमारा पहला सेक्शन ये टेन्योर खत्म करना है। अब 2.5 मंथ्स में हमारे बनते हैं कोई 12 एंड 30 लेक्चर्स। उन 30 लेक्चर्स में से हमने 10 लेक्चर्स तो निकाल लिए हैं इसके लिए, 10 लेक्चर्स में हमने ये कवर करना है। अच्छा, अब ये चीजें हैं बहुत बड़ी बड़ी, अगर आप इनके ऊपर रिसर्च करने बैठोगे तो आप परेशान हो जाओगे कि यार हमने ये 10 क्लासेस में खत्म कैसे करना। लेकिन जब आप एक क्लास के स्केड्यूल को फॉलो कर रहे होते हो ना, तब ये चीजें मायने नहीं रखती, 10 क्लासों में खत्म हो जाता है। क्योंकि मैंने तो आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करना है ना, जिसपे आपका क्वेश्चन ही बड़े कम होंगे, ठीक है। और अगर आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हो तो ऑलमोस्ट 7 to 8 लेक्चर्स हमने इस पे लगाने हैं। 7 से 8 लेक्चर्स हमने इस पे लगाने हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर एक प्रैक्टिकल होता है और आप एक अपना प्रोजेक्ट बना के देते हो। वो प्रोजेक्ट अगर आप नहीं मतलब के देते तो आप लाइक कैलकुलेटर बनाना होता है, या जिस तरह आप देख लो कि
मैं बच्चों को मैं हमेशा मिसाल देता होता हूँ, ये मीज़ान बैंक वाले की, ये स्विच हिल रहा है यार, बार बार देखना जरा, ये स्विच हिल रहा है बार बार, ये वाला, ये अब ठीक लग गया। ये बड़ा अच्छा उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट ये बना हुआ है जावास्क्रिप्ट पे। लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने अगर इंस्टॉलमेंट पे कार लेनी है, न्यू वेंडर कौन सा, हुंडई, मॉडल कौन सा, टेन्योर कितने साल का रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 7 साल का, डिपॉजिट कितना है 20%, तो ये देखो ये पूरा जावास्क्रिप्ट पर बना हुआ। तो आप लोग कुछ इस टाइप का कैलकुलेटर बना के दिखाते हैं मुझे, आप सारे स्टूडेंट्स एक एक कैलकुलेटर बना के दिखाते हैं। इस दौरान मुश्किल भी होती है ना, ना आए कैलकुलेटर बनाना तो वो तो मैं करवा ही दूंगा, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स कुछ ये करके दिखाते हैं। खैर, तो ऑलमोस्ट 10 लेक्चर्स हमारे इस पर चले जाते हैं, 8 लेक्चर्स हमारे इस पर चले जाते हैं, इसमें एक और चीज़ हमने ऐड करनी होती है, और बाकी का टाइम हमारा इस पर और इस पर जाता है। हमने कम टाइम इस पर लगाना है, ज़्यादा टाइम इस पर लगाना है, उससे ज़्यादा टाइम इस पर लगाना है, फिर इस पर लगाना है। ये हमारा बोनस टॉपिक, ये हमारा बोनस टॉपिक है, कवर हो जाए तो हो जाए। हर एक सेक्शन का आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंटेशन पड़ी नहीं हुई, कल अभी स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंटेशन दी है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो डॉक्यूमेंटेशन बच्चे बनाते हैं, और माशाल्लाह ठीक जो है ना, पूरे एक डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, फिर उस बेस पे ये बाकी का कोर्स होता है। एनीवेज स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था, थोड़ा सा आप दोबारा बता देता हूँ, तो उसके बाद हमने वर्किंग पर चलना है लेकर। मैंने बताया था कि अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट हो तो सबसे पहले उसका फोल्डर बनाना है आपको। आपने फोल्डर बना लिया, उस फोल्डर का नाम रख दिया, फॉर एग्जाम्पल कयूम, ये फोल्डर का नाम कयूम रख दिया। मैं जो टूल्स हैं वो मैं मल्टीपल यूज करता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ टूल्स, वही आपने यूज करने, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको नोट पैड पर भी आना चाहिए काम। आपको टूल नहीं मिलता तो आप नोट पैड पर भी काम कर सको, ठीक है। नोट पैड एक होता था नोट पैड प्लस प्लस, उस है तो सही है, लेकिन ना वो प्रोफेशनल यूज के लिए नहीं है, एरर हैंडलिंग के लिए है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि उसमें जब लारावेल जैसे प्रोग्राम को हम खोलते हैं ना, HTML CSS की हद तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लारावेल जैसे किस प्रोग्राम को खोलोगे ना, तो वो इस नोटपैड प्लस प्लस में खुद कंफ्यूज हो जाना है इस पर क्या खुला हो। तो खैर आपने, ये भी ठीक है, लेकिन एरर हैंडलिंग की हद तक ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस निकालो। उसके बाद एक है एटम, एटम बहुत अच्छा है। ये इसका व्यू मुझे बड़ा अच्छा लगता है और है भी ठीक है। उसके बाद सबसे बेस्ट है जी सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट बेस्ट क्यों है कि सबलाइम टेक्स्ट जो है वो बहुत इजी, इसके ऊपर आप जितना बड़ा मर्जी कोड खोल लो, ये स्लो नहीं होता, जितना बड़ा मर्जी कोड खोल। मेरे पास इस वक्त खुला होगा कोई ना कोई प्रोग्राम। आप इसमें जितना मतलब मर्जी कोड खोल लो, ये स्लो नहीं होगा कभी भी, बकायदा ठीक चलेगा। इसको आप अपनी होस्टिंग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। खैर, और इसके अलावा एक है इसमें
VS कोड। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड। पहले एक विजुअल स्टूडियो का एक सिंपल अकेला सॉफ्टवेयर होता था, विजुअल स्टूडियो, वो अलग सॉफ्टवेयर था, बहुत हैवी सॉफ्टवेयर था वो, ठीक है। लेकिन ये VS कोड जो है ये बहुत लाइट है, लेकिन ये भी हम यूज नहीं करेंगे। मैं आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ। VS कोड बहुत इजी है, इसके अंदर टर्मिनल की ऑप्शन मौजूद है, मतलब कि आपको अपने, मैंने होस्टिंग की डिटेल्स समझाई थी लास्ट लेक्चर में, आपको अगर अपने टर्मिनल को या अपने इसको कोड को डायरेक्ट होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है ना, तो ये VS कोड बड़ा आसान है। ये कंट्रोल एस पे आपकी सारी की सारी सेविंग्स आपके सर्वर पर ले जाता है। जैसे मैंने अगर कोई काम करना हो तो मेरे पास इनकी मेंबरशिप है, डिप्लॉय HQ, ये डिप्लॉय होता है। ये डिप्लॉय क्या करता है, ये आपके सिस्टम में से कोडिंग उठा के आपके सर्वर पर ले जाता है विद इन मिली सेकेंड्स में थ्रू गिटहब। जैसे कि अगर मैं कोई कोड पुश करता हूँ, डेवलपर सेव कोड, तो जैसे आप डेवलपर हो, आप कोड को सेव करोगे तो वो कोड सेव होके पहले सिस्टम में सेव होगा, फिर उसके बाद गिटहब पे सेव होगा, फिर उसके बाद सर्वर पर चला जाएगा थ्रू डिप्लॉय HQ। और ये सारे का सारा काम ये VS कोड पर इजीली हो जाता है। डिप्लॉय का और गिटहब का और सर्वर का खाली कनेक्शन ही अगर करना हो तो $60-70 मिलते हैं, और ये 10 मिनट में कनेक्शन ही हो जाता है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये इस वक्त मेरा पर्सनल कनेक्शन एक ही चल रहा है, ये वो है, ये हमारी पर्सनल वेबसाइट का कनेक्शन चल रहा है। जो भी काम मेरा कोई टीम का बंदा करता है, पुश करता है, मुझे यहाँ से पता लग जाता है। मुझे पता लगता है तो मुझे डायरेक्टली गिटहब पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। ये तब तक होता है। एक हल्का सा ओवरव्यू HTML का। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, पहले भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, दोबारा ले रहे हैं हल्का सा, बिल्कुल डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं। आपने कुछ रूल्स का ख्याल रखना है। एक क्लोजेबल टैग होते हैं कि जो टैग क्लोजेबल होते हैं, और एक अनक्लोजेबल टैग भी होते हैं, और कुछ टैग्स नेस्टेड टैग्स भी होते हैं, और कुछ अननेस्टेड टैग भी होते हैं। नेस्टेड किसे बोलते हैं, टैग के अंदर टैग, लूप के अंदर लूप, ठीक है। अननेस्टेड टैग भी होते हैं। अब इन दोनों में आपको फर्क बताता हूँ। हम WC स्कूल्स पर जाए ना, जब हमने यहाँ एक आपका प्रोजेक्ट बनाया था बैच 4 के नाम से, तो जैसे कि मैंने इसमें ये भी बताया था आपको कि टैग जो ओपन करना है उसको क्लोज नहीं करना, क्लोज टाइम पर करना है। बाद का ऐसा होता है हम क्लोज, फॉर एग्जांपल ये H1 था, ये मैं H1 यहाँ की बजाय हमें पता नहीं लगता, हम इधर क्लोज कर देते हैं, चलेगा तो ये सही, मसला कोई नहीं आएगा। लेकिन जब आप अपने ऑनलाइन सर्वर पर जाके खोलोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। आपने जो अपने लिए रूल बनाना है हमेशा उसी को फॉलो करना है, क्योंकि आम यहाँ पर अगर हम ये H1 लिखते हैं ऐसे कैपिटल के साथ, यहाँ मैं लिखता हूँ IMS, तो ये देखो चल तो ये ठीक रहा है। लेकिन ऑनलाइन सर्वर में इस कैपिटल H की वैल्यू अलग है और स्मॉल h की वैल्यू अलग है, ठीक है। ऑनलाइन सर्वर में
इस ए में और इस ए में जमीन आसमान का फर्क है। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्मॉल में कोड कर रहे हो तो स्मॉल में ही रखो, कैपिटल में कर रहे हो तो कैपिटल में ही रखो। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको स्मॉल लेटर्स में कोडिंग करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे सारे स्मॉल लेटर्स हैं। कैपिटल में आप धक्के से लेकर जाते हो, होते कोई नहीं। अब बात बात ये होता है जी हमारा कैप्स लॉक कौन होता है हमें पता ही नहीं लगता, हमारा आधा कोड स्मॉल में होता है आधा कोड कैपिटल में होता है। तो यहाँ तो हमारे सामने बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, बच्चे कहते हैं सर एरर तो कोई भी नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको पता लगता है जब आप सर्वर पर इसको शिफ्ट करते हो, तब आपको पता लगता है कि यार इसमें तो काफी सारे एरर्स हैं। और वो एरर्स फिर अब HTML तो एरर फ्री लैंग्वेज है ना, इसमें कौन सा काम करना बंद कर देना है, इसने बस चीज को खराब करना है। तो हमने खराब होने से बचाना है चीज को, ठीक है। तो खैर आज हम चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। इसको ऐसे ही रहने दो। ये कमेंट्स होते हैं। फॉर्म का टैग हमेशा फॉर्म से शुरू होता है और फॉर्म पर ही खत्म होता है, और ये क्लोजेबल टैग है। लेकिन अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी रूल ये याद कर लो कि आप फॉर्म के अंदर कभी फॉर्म नहीं बना सकते। फॉर्म के अंदर आप फॉर्म का टैग लगाओगे तो ये चलेगा भी नहीं, समझ भी नहीं आएगी कि मसला कहाँ आ रहा है, क्योंकि हर फॉर्म एक ही दफा सबमिट होता है ना। तो फिर इसमें एरर नहीं आता, लेकिन आप परेशान हो जाते हो कि यार ये एरर कहाँ से आ रहा है। फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हैं, मैंने बताया था। एट्रीब्यूट एक्शन का है और मेथड का है। मेथड तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। गेट, पोस्ट, डिलीट। डाटा को जब आपने गेट करना है तो गेट का मेथड, जब आपने डाटा को डाटाबेस में पोस्ट करना है तो पोस्ट का मेथड, डिलीट करना है तो डिलीट का मेथड। और ये गेट का जो मेथड है ना, ये सारे सारे मेथड्स पर भी काम कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं। लेकिन बस इस चीज का ख्याल रखना है कि गलती से भी फॉर्म के अंदर फॉर्म ना बने। बाज़ औक़ात आप काम करते हो फॉर्म के अंदर फॉर्म बन जाता है, जब फॉर्म के अंदर फॉर्म बन जाता है तो वो फिर आप बटन पर क्लिक करे जा रहे होते हो, तो किसी तरीके से मुझे समझ आई ये चल क्यों नहीं रहा। फिर फ्रेंड्स आते हैं 2-2 दिन की खपत के बाद, फिर उनको समझ ही नहीं आता है। अब इन फॉर्म के अंदर आपको डिपेंड करता है कि आपने इस फॉर्म को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो है वो टेबल्स के अंदर भी फॉर्म बना लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर टेबल बनाते हैं इधर, तो टेबल भी सेम इसी तरह है। अब टेबल के अंदर डायरेक्ट टेबल लग जाता है, हालांकि इसमें लगना नहीं चाहिए लेकिन लग जाता है। मैंने ये टेबल का टैग बनाया। अब टेबल के टैग में दो चीजें होती हैं, जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं उसमें या तो रो होती है या तो कॉलम होता है। तो नॉर्मली सबसे पहले रो बनती है फिर कॉलम्स बनते हैं। तो ये देखो लाइक टी आर का मतलब टेबल रो। अब बाज़ औक़ात आप इंटरनेट पे देखोगे ना तो यहाँ पर टी हेड भी लिखा होता है, ये टेबल हेडिंग होती है। लगाना है लगा लो, नहीं लगाना तो नो। टेबल हेडिंग के अंदर TR, जब मैं इसके अंदर TH लगाऊंगा तो इसका क्या मतलब है, टेबल हेडिंग। और जो TH वो वाला था, टी हेड वो वाला था, वो टेबल हेड था, ये टेबल हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट आईडी लिखता हूँ, तो आप ये देखना मुझे स्टूडेंट आईडी शो है। और अगर मैं यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि एक चीज होती है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव क्या होता है कि आप एक वेबसाइट को किसी भी डिवाइस पर खोलो तो वो ठीक चले।
उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होना। सो ये जो हमारा टेबल होता है ना, ये कभी भी रिस्पॉन्सिव नहीं होता। जितना बड़ा टेबल करते जाओगे उसने पेज पे उतना का उतना फैलते जाओ। जैसे कि कई वेबसाइटों के अंदर है, यूनिवर्सिटियों का फीस स्ट्रक्चर देख लो। ये एक वेबसाइट थी इल्म की दुनिया, इसके अंदर भी मैंने काफी एरर्स देखे हैं। किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बताओ भाई, तो यूनिवर्सिटी यूसीबी की देख लें। यूसीबी की साइट अच्छी बनी, साइट बनी हुई है जेडी यूनिवर्सिटी वालों, अंदर उसके कख भी नहीं है, लेकिन साइट बड़ी आला बनाई हुई है। उन लोगों ने साइट के ऊपर बकायदा माउस के ऊपर एनिमेशंस लगाई हुई हैं। जिसने भी बनाई है बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है। बदल लिया काफी हद तक इन लोगों ने वेबसाइट। इन लोगों ने वेबसाइट बदल ली है काफी हद तक। मैंने इनकी वेबसाइट में बड़ी मजेदार चीज वो ये थी, वेबसाइट में मजेदार चीज थी जो वो ये थी कि जब हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाते थे तो हमारा ये जो माउस है वो ड्रोन में चेंज हो जाता है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ ड्रोन चलता जा रहा है। अगर हम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते थे तो वो माउस मेंढक में चेंज हो जाता है। जहाँ जहाँ माउस लेके जा रहे हैं मेंढक को छलांगे मारता मारता चल रहा है। ये सीएसएस में हो जाता है। माउस कर्सर को हम चेंज कर सकते हैं। यूसीपी की अगर हम कोई फीस स्ट्रक्चर देखें, फीस स्ट्रक्चर किधर है यूसीपी का? अब ये देखो, ये जो ये है ये टेबल लगा हुआ है जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं, ये टेबल नहीं लगा हुआ। पहले इसमें टेबल होता था, ये टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं होता जिस वजह से इन लोगों ने ये कर दिया। अदरवाइज टेबल आप जितने भी बड़े देखोगे ना वो रिस्पॉन्सिव कभी नहीं होंगे। ये सारे टेबल्स बने हुए हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल रो होगी। अब मैं टी बॉडी लेके आता हूँ। हर कोई भी टैग है ना, कोई भी सेक्शन है उसका हेड भी होता है उसकी बॉडी भी होती है। अगर हम कार्ड बनाते हैं जैसे कि ये प्रोडक्ट्स का है हमारे पास, ये दराज पे चल जाओ तो दराज में भी ये जो प्रोडक्ट्स हमारे लगे हुए हैं ये कुछ सीक्वेंस से लगे हुए हैं। ये कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, ये कार्ड का हेड है, ये कार्ड का हेड है, ये कार्ड का बॉडी है और ये कार्ड का फुटर है। ठीक है, जैसे कि अब बूटस्ट्रैप में आ जाओ तो यहाँ आपको कंपोनेंट्स के अंदर ये कार्ड मिलेंगे। देखो इसी टाइप का है ना, ये पिक्चर लगी है, यहाँ उसका टाइटल लिखा है, नीचे उन्होंने उसकी प्राइस दे दी है। ये बटन नहीं लगाया हुआ, हमारी अपनी मर्जी हम लगाएं या ना लगाएं। छोटे छोटे बटन है जैसे कि ये आपके सामने ये लगा हुआ और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है। सो इसी तरह ये है। अब इसके अंदर अगर मुझे टेबल बॉडी के अंदर जाके मैं टेबल रो बनाता हूँ। अब क्योंकि डाटा मेरा हेडिंग में नहीं है तो मैं लगाऊंगा यहाँ टी डी, टेबल डाटा। फॉर एग्जांपल टेबल डाटा में मैं लगा रहा हूँ स्टूडेंट आईडी 1 है, फिर असद है, ये फिर। अब यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है, वो ख्याल ये रखना है कि ये ना हो आपने ऊपर कॉलम ज्यादा बना दिए हैं और नीचे रो बनाए, नीचे वाले कॉलम्स बनाए नहीं हुए। इससे क्या होगा, इससे आपका टेबल खराब हो जाएगा। आपको पता है ये जितने भी टेबल है वो
कुछ इस तरह शो हो रहे होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, वो डाटा कुछ इस तरह आ रहा होता है। ये बेसिकली डाटा इस तरह हमने एक एक करके ऐड नहीं किया होता, ये डेटाबेस के अंदर से एक लूप चला होता है। आपने कोड सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो ये है, ये ओनली, ये डेटाबेस के अंदर से एक लूप चल रहा होता है। ये लूप क्या करते हैं, अगर आपके पास यहाँ 1000 का डाटा है, 1 लाख का डाटा, वो सारे के सारे को यहाँ पर चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का एट्रीब्यूट है एक बॉर्डर, मुझे याद नहीं है कि कैसे था, जो बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से ऑल स्पैन करने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी ऑल स्पैन 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि मेरा ये एक कॉलम 2 सेल्स के ऊपर आएगा। देख रहे हो, वो फोन वाला कॉलम आगे चला गया है, ये एक कॉलम मेरा 2 सेल्स के ऊपर आ गया। ये देखना, मैं जरा कॉल स्पैन 3 करूंगा तो ये मेरा तीसरा हिस्सा भी से एक के अंदर कवर हो जाना चाहिए। ये देखो, मैं कॉल स्पैन 4 कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक और रो लगा देता हूँ और मैं इसके अंदर एक हेडिंग लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, तो ये मेरी हेडिंग है। और अगर मैं इसको लिख देता हूँ कॉल स्पैन 4, तो देखो कुछ इस टाइप में आ जाता है। अगर मैं इसको सेंटर में लेके जाना चाहता हूँ तो वैसे तो मैं CSS से बड़ा इजीली इसको सेंटर में लेके जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ से भी मैं इसको सेंटर में लेकर जा सकता हूँ। जो पहले पहले वेबसाइट होती थी ना, वो होती थी टेबल बेस्ड वेबसाइट। अब टेबल बेस्ड वेबसाइट नहीं आती, क्योंकि टेबल बेस्ड वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती। यहाँ से मेरे ख्याल में ये देखो, ये लेफ्ट है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मेरे ख्याल में इसमें बीजी कलर रेड की भी ऑप्शन है, तो ये देखो ये रेड की ऑप्शन आ जाती है। और ये छोटा सा टेबल है, होगा तो ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव ही, ये छोटा सा टेबल है। अगर इसकी बजाय मैं बड़ा टेबल रखता हूँ, ईमेल, फोन नंबर, कोर्स, बैच नंबर, बैच नंबर के अलावा और क्या है इसमें, तो ये आपको अंदाजा हो जाए कि ये के अंदर मैं बटन का टैग लगा सकता हूँ। बटन क्या करता है, बटन बनाता है। एक्शन में मैं चाहता हूँ कि मैं चेक बना दूँ और यहाँ पर टाइप लगा दूँ बटन की, और दोबारा से यहाँ पर एक बटन लगा दूँ और इसके अंदर भी टाइप लगा दूँ बटन की, और इसको मैं करता हूँ डिलीट वाला ऑप्शन। तो ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा। अब क्योंकि हमारे कॉलम्स बन गए और हमने जस्ट इसको 4 पे रखा था, 5 6 7 8, तो मैं इसको कॉल स्पैन 8 कह देता हूँ। यहाँ हम इसको ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स डिटेल, और डिटेल्स, दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया ना हमने इसको। एक्सेल इस तरह ही चलता है ना। अब देखो,
अब मैं चाहता हूँ भाई मैं यहाँ पर आइकन्स लगा के रखूँ, तो मैं यहाँ पर आइकन्स भी लगा के रख सकता हूँ। जैसे कि एक वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम 4, यहाँ आपको ना बने बनाए बहुत सारे आइकन्स मिल जाते हैं। फॉन्ट ऑसम नाम है वेबसाइट का, इसका वर्जन 4 मैं हमेशा यूज करता हूँ। आप लोग भी 5 आ गया वो भी यूज कर सकते हो। मुझे 4 ज्यादा अच्छा लगता है कि उसमें ना जितने भी जो आइकन्स है उन्होंने सारे के सारे सामने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं इसका वेरिएंट 5 खोलता हूँ, तो मैं इसका वेरिएंट 5 खोलता हूँ तो वो कुछ इस तरह बना हुआ है, लेकिन कोई खास मुझे फर्क नहीं नजर आया इनकी फंक्शनैलिटीज के अंदर। आपकी कोई भी वेबसाइट है ना वो स्लैश की बेस पर चलती है। स्लैश वी फोर का क्या मतलब है, जहाँ वर्जन 4 का पड़ा हुआ है सामान, उसके अंदर मैंने आइकन्स वाला फोल्डर ढूंढ लिया तो वही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये फॉन्ट ऑसम के आइकन लगाना चाहता हूँ, तो मुझे इसकी एक फाइल ऐड करनी पड़ेगी। वो फाइल मुझे कहाँ ऐड करनी पड़ेगी, मैं W3 स्कूल से वो फाइल डालूंगा। ये देखो, इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, इंशाल्लाह ताला हम इन फ्यूचर करेंगे। यहाँ पर हेड के अंदर मैं ये हेडर फाइल लगा देता हूँ, ये हेडर फाइल है ना मेरी। अब आप ये देखना, कंट्रोल ये करो, ये मेरी फाइल खुल गई, मतलब ये वर्किंग में है। किसी भी फाइल को चेक करने के लिए कंट्रोल यू करके आपने इसको क्लिक करके चेक कर लेना कि ये वर्किंग में है या नहीं। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं आइकन लगाऊं, तो मैं जस्ट यहाँ लिखूंगा आई, आई का टैग, आइकन का टैग मैं यहाँ क्लास लगा दूंगा, एफ ए फ्रेश क्लास। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये देखो तब आइकन छोटा सा हो गया। अगर मैं इसकी बजाय, मुझे इसका कोड अब याद नहीं है, एफ ए इसके अंदर ही मैं लगा सकता हूँ एक और बटन, क्योंकि ये मुझे याद है, इस वजह से ये काम कर रहे हैं। मुझे याद नहीं होंगे तो आपको देखने पड़ेंगे, तो जब आप लोग भी देखोगे थोड़ा थोड़ा यूज करोगे तो आपको इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। अल्लाह खैर रखे। लाइन लेफ्ट करते हो तो ये आपका कोड कहीं ना कहीं से लेफ्ट राइट पर चला जाता है। खैर ये हमारी कुछ चीज़ें इस तरह चलती हैं। आप इसको ले जाओ, आप आगे जितना आगे लेकर जाते जाओगे ये उतना ज़्यादा बनता जाएगा। ये बेसिकली लूप चलता है, हमने तो इसको कॉपी पेस्ट किया है ना। इन फ्यूचर आप देखोगे हम जस्ट एक ही रो बनाएंगे, ये वाली, जस्ट हम एक ही रो बनाएंगे ये वाली, वो सेम डायरेक्शन में चल रही होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये देखना अगर आप यूट्यूब वगैरह के ना बड़ी वेबसाइटों के सोर्स कोड देखा करो वो किस तरह काम करते हैं। जैसे कि आप ये देखना, ये इस कोड पर गौर करना। ये देखो, ये मैं इस रो पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऊपर वाली रो सिलेक्ट हो रही है, ये नीचे जा रहा हूँ तो ये नीचे वाली रो सिलेक्ट हो रही है, ये उससे नीचे जा रहा हूँ उससे नीचे वाली रो सिलेक्ट होती है। ये ये ऐसे कर लेते हैं।
अब देखो ये, फिर ये फिर ये percent। अब अगर जरा गौर करो तो देखो कि इन तीनों का कोड सेम लिखा हुआ है, YTDRICH ग्रिड रो, तीनों का कोड। अब एक और चीज नोट कर लेते हैं हम, अब ये देखना जैसे कि ये पहली रो, ये देखो 1 2 3 4, ये भी कोड सेम लिखा हुआ है गौर करो तो। अब ये कोड सेम लिखा हुआ है, ये देखो ये यहाँ से, ये देखो इसी तरह जैसे कि हमने ये लिखा, जो चीज लूप में चल रही है ना उसका कोड हमेशा सेम ही होगा, उसका कोड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेक्निकली यूट्यूब के ऊपर जस्ट ये है एक, पीछे से लूप चल रहा है तो वो अंदर से डाटा चेंज होता जा रहा है, क्योंकि कोई पागल तो है नहीं। आपका क्या मतलब है, जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हो तो वो जो वीडियो है वो पहले जाएगी किसी डेवलपर के पास, डेवलपर कोड करके तो इसके अंदर डालने से रहा। क्योंकि इन लोगों ने जब वेबसाइट पूरी प्रॉपर बन जाती है तो, अब ये यूट्यूब तो खैर बड़ी वेबसाइट है, इसके अपडेट्स पर काम चलता रहता है। नॉर्मली छोटी वेबसाइट जो होती है ना उनके पास फिर एक ही डेवलपर रह जाता है जो उस वेबसाइट को जस्ट चला रहा होता है। ये देखो ये 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 सारा कुछ तो सेम इसी तरह ये हमारी वर्किंग होती है। अब इसके अंदर हम फॉर्म भी बना सकते हैं। अब पहले तो फॉर्म इसके अंदर ही बनते थे, अब इसके अंदर फॉर्म्स कम ही बनते हैं क्योंकि अब बूटस्ट्रैप ने बड़ी अच्छी आसानियां पैदा की हुई हैं। अब बाल का था, अगर आप नादरा की वेबसाइट देखो ना तो उनके टेबल्स के अंदर यहाँ ही ऊपर फॉर्म बना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल तो यहाँ ही ऐड लगा देते हैं कि जी आईडी दिस वन, स्टूडेंट्स का नेम, ये आ गया सर्च का बटन। अब अगर मैं इसको फॉल स्पैन टू कर देता हूँ तो ये देखो ये आ गया इस तरह पे। इसको अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह आ जाए। नॉर्मली एक्शन के अंदर हम डायरेक्टली ये भी ऐड कर सकते हैं,
इसको भी अलाइन सेंटर कर दो। है ये कुछ इस तरह है। Okay, cost spent to कुछ इस तरह है। नॉर्मली नादरा की वेबसाइट पे ऐसे के फॉर्म बने होते हैं, यहीं से वो एंट्री करते हैं। डाटा एंट्री का काम आपने सुना होगा वेबसाइटों पे, वो किस इस तरह के फॉर्म भी बने होते हैं। वो यहाँ से सर्च करना हो सर्च कर लो, सेव करना हो सेव कर लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक और बटन हम लगाना चाहते हैं, हम सेव का बटन लगा सकते हैं। ये देखिए ये सेव का बटन लग जाएगा, ये आइकन सेव का आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना कंप्यूटर्स में, आइकन सेव के बने होते हैं। ठीक है, एडिट डिलीट, डिसेबल का भी आइकन लगता है, इसका मुझे नाम नहीं याद अब इसके अंदर क्या आता होता था। ये देखो यूजर्स का आइकन भी लग जाते हैं, मुझे तो छोटे छोटे यूजर्स होने लगे। अब इसी तरह इसकी रो को बढ़ा लो, ये देखो। अब आप एक चीज गौर करना कि ये टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब रिस्पॉन्सिव नहीं है मुझे कैसे पता लगा? आपका ना आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं आना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये किसी भी डिवाइस पे डायरेक्टली नहीं खुलेगी। मैं इसको किसी एक्सटेंशन पे खोलता हूँ तो ये देखें, ये आपकी वेबसाइट डायरेक्टली नहीं खुलेगी बिल्कुल। हम उसको जितना छोटा करते जाओगे वो अपने आप को खराब करता जाएगा। तो फिर इस बेस के ऊपर हमने अब CSS की वर्किंग इस पर स्टार्ट करनी है। अल्लाह खैर रखे। ये देखो ये नादरा की पुरानी वेबसाइट है ना, कभी भी आपका माइंड हो या आपने तो कभी देखी हो तो वो देखना ऐसे ही होंगी, और अभी तक वो ऐसी ही है, लोगों ने चेंजेस नहीं किया है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक फॉर्म बना के लाना। ठीक है, लॉगिन फॉर्म एंड साइन अप फॉर्म, और वो बनेगा टेबल के अंदर। ठीक है, टेबल के अंदर बनेगा, सबमिट होना चाहिए। आप अपनी रिसर्च करके कुछ ऐड करना चाहो वो भी ऐड कर सकते हो, नो इशू। लेकिन लॉगिन फॉर्म और एक साइन अप फॉर्म आपने बना कर लाना। ठीक है, अच्छे तरीके CSS पर जाने की मेरे लेक्चर्स वैसे पढ़े हुए हैं, कर लो उसके ऊपर रिसर्च। पढ़नी तो हमने है ही। कोशिश ये किया करो कि जब आप यहाँ हो तो आने से पहले वो काफी जो चीजें हमने यहाँ पढ़नी है उसके बारे में रिसर्च करके आओ। स्टूडेंट आईडी तो उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करके आओ ताकि आप लोगों को पता लगे ये चल कैसे रहा है। आप इनके अंदर भी आइकन्स भी शो करवा सकते हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ चले जाओ तो आप ये देखना जरा कि मैं यहाँ पर क्लास FA पेंसिल करता हूँ तो वो कुछ मेरी पेंसिल इस तरह बन जाती है। अगर मैं यहाँ पर यूजर करता हूँ तो ये बन जाता है। अगर मैं S डालूंगा तो ये यूजर्स आ जाएंगे, फिलहाल ये यूजर है। अगर मैं ईमेल डालता हूँ तो ईमेल का होता है इनवेलोप।
तो इनवैलिड आ जाता है। अगर मैं फोन डालता हूँ, ये देखो, तो फोन आ जाता है। अब कोर्सेज है, अब कोर्सेज का स्पेसिफिक आइकन तो नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ लिस्ट डाल देता हूँ तो देखो एक लिस्ट बन जाएगी। यहाँ पर भी हम लिस्ट वाला ऐड कर सकते हैं, ये लिस्ट बन जाएगी। आगे एक्शन है और ट्रैश है, ट्रैश के अंदर भी आप ट्रैश बन जाएगा। एक्शन के अंदर आप राइट वाला डालते हो तो कुछ इस तरह बन जाता है। तो देखो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने से फॉर्म थोड़ा मजीद, टेबल थोड़ा मजीद प्रोफेशनल लगने लग गया। ठीक है, आप आइकन्स लगाते हो, आप कलर्स का ख्याल रखते हो, आप बॉर्डर्स अच्छे तरीके से लगाते हो, तो वो आपकी वही चीज जो आपने गंदी सी बनाई होती है वो ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लगने लगती है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप नोट भी नहीं करते होंगे लेकिन होती है, जैसे कि ये देखो, माउस लेके आता जा रहा हूँ, ये व्हाइट का व्हाइट शो होता जा रहा है, ये ग्रीन का ग्रीन शो होता जा रहा है। अब साइड तो ये है एम ही बनी हुई, लेकिन क्या है कि ये आंखों को नहीं पड़ रही मेरी। अगर यही होता है येलो कलर, मेरा देखने को दिल नहीं करना था यार, क्या ये गंदी सी वेबसाइट है, मेरा देखने को दिल नहीं करता था। अब ये यूट्यूब आ गई है तो ये देखो आंखों को नहीं पड़ रहा। अब जो शशके वाले लोग होते हैं ना, देखने में वो टेम्पलेट्स बड़े अच्छे लगते हैं। अगर कलरफुल चीजें बहुत ज्यादा चलती होती तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से ज्यादा कोई बंदा कलर यूज करता। आपको यूट्यूब पे दो तीन ही कलर मिलेंगे सारे के सारे, यहाँ रेड है और यहाँ वो ब्लैक है, और व्हाइट तो कलर वैसे ही होता है हर चीज का। तो ये देखो पूरी वेबसाइट में देखो देखो चल, जितना कम आप अपने आप को यूनिक जितना रखोगे ना, वो साइट ऑटोमेटिकली आपकी उतनी अच्छी लगेगी। दुनिया की कोई बड़ी वेबसाइट देखो, वो आपको कितनी कलरफुल कभी नहीं मिलेगी। इसको देख लो, देखो कोई कलरफुल नहीं है इसमें, कोई खास कलर नहीं। लेकिन अगर लाल नीला पीली, ये गिट हब को देख लो, गिट हब दुनिया की आप, हाँ, ऐसी एनिमेशन अच्छी लगती हैं, ऐसी एनिमेशन। ये सारा काम क्रिएटिविटी का है, आप अपनी क्रिएटिविटी अंदर डाल दो। लेकिन जैसे जैसे आप अल्लाह खैर के आगे जाते जाओगे, हाँ स्कूल की वेबसाइट है बड़ी कलरफुल सी होती है, वेबसाइट की नोयत के हिसाब से उसकी कलरिंग जो है ना आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है। स्कूल की वेबसाइट है बड़ी कलरफुल सी होती हैं। या ये देखो, अब ये दराज को देख लो, कितने को कलर है इसमें, थोड़े से ही कलर्स हैं। कोई ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा कलरफुल चीज नहीं रखनी है हमने, बिल्कुल सिंपली चीज रखनी है। आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना है, उसके अंदर आपने ये आइकन्स भी यूज करने हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम के आइकन, मैं फॉन्ट ऑसम 4 यूज करता हूँ, आप भी 4 यूज कर लो, 5 यूज कर लो, 3 यूज कर लो, ये आपकी अपनी मर्जी। लेकिन होना जस्ट ऐसे ही है कि आपने जस्ट इसकी हेडर फाइल लगानी है ये वाली ऊपर ऐसे करके। ठीक है, हमारी कोशिश वो होगी इंशाल्लाह ताला कि हम क्लास के अंदर वो चीजें पढ़ें जो चीजें आपको यूट्यूब पे ना मिले। लॉजिकल चीजें हमने कवर करनी है, हमने सिंपल चीजें कवर नहीं करनी, हमने लॉजिकल चीजें कवर करनी है। देखा ये एरो है, अभी देखो एरो राइट है, मैं एरो अप कर देता हूँ तो ये एरो ऊपर को चला जाएगा। अब आप कई दफा देखते होगे कि मैं अगर किसी वेबसाइट पे अगर माउस ऐसे लेके जाऊँ, अगर उसका एरो ऊपर है तो वो नीचे को शो होने लगता है, वो भी इफेक्ट है। ये छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं जो आपको बड़े जगह नजर भी नहीं आएंगे, बड़ी जगह नजर नहीं आएंगे। कोई भी ब्रांड बनता है ना, उसका एक यूनिक कलर होता है। अब ब्लू कलर आप जहाँ देखते हो आपको फेसबुक सबसे पहले याद आता है, रेड कलर जहाँ देखते हो आपको यूट्यूब कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा होता है। ये आप गौर तो नहीं करोगे, लेकिन ये इतनी सी चीज आपकी वेबसाइट की खूबसूरती को बढ़ा रही है। छोटी सी चीज आपकी वेबसाइट की खूबसूरती को बढ़ा रही है, यूनिकनेस को बढ़ा रही है। इस तरह for example, अगर हम टेबल दे के आ जाते हैं, तो ये टेबल स्टाइलिंग देखना, ये देखो
ये देखो, ये साइडों पे देखो, छोटी छोटी चीजें लेकिन आपके खूबसूरती को बढ़ा देते हैं कि भाई ये देखो ये है। आप अपनी विंडोज जैसा छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हो आप ब्राउजर बेस्ड। ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है भाई, हाईलाइट करना है तो यहाँ हाईलाइट करो। बाज़ औक़ात होता यूं है कि हमें ऐसे ऐसे टास्क मिलते हैं कि भाई जो फॉर एग्जांपल एक लिस्ट शो करवा रहे हो जिसमें स्टूडेंट्स हैं, अब जो स्टूडेंट्स डिसेबल हो चुके हैं उनका कलर यहाँ से ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा रेड हो जाता है, जो स्टूडेंट डिसेबल नहीं होते उनका कलर ठीक रहता है। जैसे कि ये देखो ये भाई, फिर उसको पता लग जाएगा भाई ये जिसका कलर येलो है वो डिसेबल बच्चा है, वो उसका कैटेगरी ये है या वो वर्किंग ऐसा करता है। ऊपर शो करा दिया जाता है जैसे एक्सेल की फाइल में होता है, कलर चेंज कर देते हो ना जिन बच्चों को फिशेज आई हैं या नहीं आई, उस तरह आप इसमें भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपको शायद समझ ना आ रहा हो कि ये बीजी कलर तो मैंने यहाँ लगा दिया, लेकिन इसको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा बच्चा डिसेबल है कौन सा। वो हमने अंदर कंडीशंस लगानी होती है। जब हम PHP, MySQL, लारावेल या जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा होगा कि हम ये किस लेवल पर काम कर रहे हैं। शायद जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन होते हैं, मैं एक से 1.5 घंटा पढ़ाऊँ, उससे ज़्यादा भी कुछ होते हैं मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ाऊँ, इससे ज़्यादा ना पढ़ूँ। बाकी का काम हम प्रैक्टिकली करें। नेक्स्ट टाइम से ना संडे वाले दिन आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स लेकर आना, ठीक है, ताकि हम संडे वाले दिन पढ़ के बाकी का घंटा प्रैक्टिकल करें। कि आप लोगों के जो हफ्ते पूरे हफ्ते के जितने एरर्स होते हैं वो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप लोगों के वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए एरर्स, जितने भी आप लोगों के सामने ऐसे वायरस आपके डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो आपने हर हफ्ते कोशिश करनी है कि आप अपना लैपटॉप ले आओ। अब फॉर एग्जांपल ये देखो ये छोटी सी चीज़ हो रहा है, यहाँ सिलेक्ट भी लगा सकते हो। ये कुछ इस तरह आने लग जाएगा। अब ये जो ये चीजें आ रही हैं ये भी डेटाबेस से आती है, हम नहीं ऐड करते, ये भी डेटाबेस से आती है। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ ये वाला, अगर ये चल रहा है तो। ये मैं काम कर रहा था इस पे। ये लारावेल एंड रिएक्ट पर प्रोजेक्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल। हमारी सैलरीज इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि हमने टेक्निकल काम करना होता है। अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखो ये प्रोडक्ट्स ऐड हो रहे हैं। देखो ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मेरे पास ये कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मैं नई कैटेगरी ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं
तो ये कह देता हूँ, उस कैटेगरी का नाम रख देता हूँ मैं निशान। तो ये देखा, ये मैं सेव करूँगा, ये मेरी कैटेगरी है, सेव भी नहीं हो रही, अपडेट नहीं हुआ होगा, काम अपडेट नहीं हुआ। खैर, यहाँ से मेरी कैटेगरीज ये सेव हो रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ कोई कैटेगरी। फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट ऐड पे देख लो, आप देखना कि आपको यहाँ पर वही कैटेगरी शो हो रही हैं जो कैटेगरीज ये लगी हुई। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये तो ये हमारा काम नहीं अपडेट हुआ हुआ अभी ना, तो ये कैटेगरीज यहाँ से डिलीट हो जाती है। हम डेटाबेस से डिलीट करके देख सकते हैं कि अभी आपने अल्लाह खैर रखे इस लेवल पर आना है इंशाल्लाह ताला। मेरी कोशिश होती है कि मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला हो तो मैं, अब ये वाला प्रोजेक्ट है, ये मेरा मैंने क्लास में किया है सबके सामने, उनको भी पता लग गया प्रोफेशनल काम कैसे होता है, और मेरे लिए भी आसानी होगी, है, मुझे टाइम मिल जाता था। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर ना बच्चे भी काम कर रहे हैं, तो जितना काम अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं तो वो यहाँ तक पहुँच जाता है। देखो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेफ यूजर्स, सो आपके सामने जो ये कैटेगरी शो हो रही है वो भी यही शो हो रही है। मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं यूजर्स को डिलीट कर देता हूँ ये। अब ये देखना कि यहाँ से यूजर्स चला जाएगा ये, और फिर यहाँ से भी ये यूजर्स चला जाएगा ये। तो आपका इसी तरह हम एडमिन साइड में कोई, इसी तरह हम एडमिन साइड में कोई ऑप्शन ये बनाएंगे कि भाई कोर्स ऐड हो रहा है, वो कोर्स ऑटोमेटिकली यहाँ शो होता रहेगा, वहां से डिलीट, इधर से डिलीट, इधर से डिलीट, उधर से। अंडरस्टैंड? ये कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाते हो वो पूरा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं से आपस में कनेक्टेड लाजमी होता है। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी ना किसी तरीके से उसको मैनेज कर देते हो। ठीक है, ये देखो जैसे कि यहाँ प्रोफेशनली इजीली काम होना चाहिए, अच्छा सा काम होना चाहिए। ये देख के एक दफा क्लाइंट की भी राजी हो जाए कि भाई बंदे ने काम बहुत अच्छा किया है ये। अब ये नोटिफिकेशन ना भी शो कराएं तो मसला नहीं है, लेकिन शो कराने से खूबसूरती आ रही है ना प्रोजेक्ट में, और कैसे आ रही। अब ये कंफर्मेशन है, जैसे ये ना भी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आ रहा है, ये क्यों? तो चलो बात बात होता है ऐसा कि बंदे से गलती से क्लिक हो जाता है, तो कंफर्मेशन ना आए, ट्रैफिक डिलीट हो जाए। अब ये छोटी सी चीज ऐड करने के क्लाइंट आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दे, स्मॉल छोटी छोटी चीजें ऐड करनी। आप लोगों को भी पोर्टल मिला होगा अपना, है ना? वेबसाइट के ऊपर ही खोलते हो यहाँ पर, क्या नाम था? स्टूडेंट्स का अलग से, टीचर्स का अलग से। ये क्लास वाइज स्टूडेंट्स हैं या? हम्म हम्म, बड़ा बड़ा बेहतरीन काम है। शायद कुछ इस तरह से जो है ना हमारी वर्किंग चलती है। सो इंशाल्लाह ये मैं कोड आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने ये साइन इन एंड साइन अप फॉर्म बना के लेते हैं। नहीं, देखो आपने ना टैग याद नहीं करना है, ये आपको खुद ही याद हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको पैराग्राफ का टैग चाहिए, आप पैराग्राफ HTML टैग लिखो, लेकिन अपने आप को ना इंटरनेट का आदी नहीं बनाना। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मुझे खुद अभी बड़े टैग नहीं याद, मैं गूगल से देख के लिख देता हूँ, मुझे खुद नहीं अभी याद, लेकिन यूज ऑफ टैग आना चाहिए कि कौन सा टैग कहाँ लग रहा है, बस।
कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कॉपियों पे लिखो। स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पिछले बैच में, फीमेल्स थी 5-6, उन्होंने जी कॉपियों पे टैग लिखे हुए थे, ये जैसे वर्ड मीनिंग नहीं लिखते, पी पैराग्राफ, ये बड़ा फजूल सा काम। वो फिर सारी जिंदगी भी करते रहोगे, आप टैग जितने सारे हैं तो याद नहीं होंगे। नई अपडेट आ गई, HTML ने कोई 100 टैग नया निकाल दिया, वो याद करने बैठे हो। PHP के इतने फंक्शंस हैं, मुझे अभी तक PHP के फंक्शंस नहीं याद। बड़े फंक्शन है, मुझे याद ही कोई नहीं। जावास्क्रिप्ट देख लो, जावास्क्रिप्ट कई फंक्शन याद नहीं। ये आप प्रैक्टिस आपकी उंगलियों पे खुद ही आ जाएगी। कोडिंग जो होती है मोटरसाइकिल की तरह होती है। जब स्टार्टिंग में आप करते हो तो आपको पता होता है क्लच पकड़ना है, ब्रेक मारनी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है आपके हाथों काम कर रहे होते हैं, आप दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं। तो ये ऐसे है, जब आप जावास्क्रिप्ट तक पहुंचोगे आप देखना कि आपके फिंगर टिप्स पे ना ये चीजें आ गई हैं। जब PHP तक पहुंचोगे, लारावेल तक पहुंचोगे, तो आपकी काफी सारी चीजें बढ़ गई होंगी। तो ये इस चीज का शायद कोई इतना खास वो नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।